दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसा कि आज का जो क्लासेस है, मैं इस क्लास पे एक नए और एक फ्रेश चैप्टर का बात करूंगा। तो ये जो चैप्टर है वो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हम लोग क्या बात करेंगे? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हम लोग इसके बारे में पूरे अध्याय पे चर्चा करेंगे और ये आपका क्लास 9 का अध्याय संख्या 2 है, यानी कि चैप्टर 2 का पूरा चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। एक भाग जो रहेगा वो यूरोप के समाज के बारे में, कि क्रांति के बाद यूरोप में किस तरह का परिवर्तन हुआ, उस समाज में क्या क्या बदलाव आया, उसके बारे में हम लोग एक पार्ट में पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि इस यूरोप में जैसे बदलाव आया, जो बदलाव हमको देखने को मिला, तो उस बदलाव के चलते रूस में कैसे क्रांति हुई, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। लेकिन बेसिकली जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम लोग 2 पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग पार्ट पे बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन का युग, और दूसरा हम लोग बात करेंगे जो विचारधाराएं थी यूरोप के पूरे समाज में, यानी कि जो उदारवादी रेडिकल और साथ में जो रूढ़िवादी जो विचारधारा के लोग हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले आप प्रीतम आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है, ताकि मैं जितना वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले क्या कर सको, देख कर सीख सको। तो आज हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले समझिएगा कि हम लोग जो पीछे चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उस चैप्टर पे हम लोगों ने पूरा का पूरा जो डिस्कशन किया था वो फ्रांसीसी क्रांति पे किया था, और फिर बाद में जाके हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता है कि जो क्रांति होती है वो कोई एक पार्टिकल जगह पे होती है, और फिर वो धीरे धीरे जैसे एक बवंडर होता है, हवा का बवंडर होता है, जो उठता तो एक बिंदु पे है, लेकिन वो चक्रवात घूमते 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 क्या होता है कि वो पूरा एरिया को टाप लेता है, यानी कि पूरा एरिया को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो उसे जिस तरह का सुनामी होता है, उठता है एक जगह से लेकिन पूरे एरिया को क्या करता है, जलमग्न कर देता है। तो उसी तरह की क्रांतियां होती हैं जो उठती तो एक जगह से है, लेकिन वो आसपास की जो क्षेत्र है, जो वातावरण है, उसको क्या करती है, उसमें समाहित कर लेती है, और देखते देखते ये पूरे विश्व को क्या करती है, ढक लेती है। तो ऐसा ही घटना हुआ कि जैसे ही फ्रांस में एक छोटा सा जगह पे घटना हुआ, आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति में हम लोगों ने क्या क्या घटनाएं पढ़ी पीछे क्लास में। तो एक जगह था फ्रांस में जहां पे घटना हुआ। अब वो जो पूरी क्रांति है, जो विचारधारा का जो चेंज आया, कहां, फ्रांस में, तो उसी का बदलाव या फिर उसी को देख सीख के पूरा जो फ्रांस के अगल बगल का जो बहुत बड़ा जो यूरोप है, उस पे भी क्या हुआ, क्रांति आया, और लोगों ने उस क्रांति से चीजों को सीखा। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर सामाजिक परिवर्तन हुआ तो आखिर लोगों ने क्या क्या चीजों को बदलने का प्रयास किया। मैंने क्या बोला कि हम लोग इस पे पढ़ेंगे कि जो यूरोप का जो समाज है उसमें क्या परिवर्तन आया था। तो पहले हमको तो ये तो जानना पड़ेगा ना कि आखिर वो लोग परिवर्तन तो चाहता है, तो उन्होंने किन चीजों को देखकर परिवर्तन करना शुरू किया। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया कि जो भी परिवर्तन वो करना चाहता है, उस परिवर्तन का ज्यादातर जो हिस्सा है वो उन्होंने कहां से लिया था, तो उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से सीखा। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति नहीं होने से पहले जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेटों में बटा हुआ था। 3 स्टेटों में बटा हुआ था, और 3 स्टेट क्या था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, आपको ये पता है। अब जो पूरा जो स्टेट था या जो पूरा जो अर्थव्यवस्था था, उसमें जो भी आर्थिक या जो भी सामाजिक चीजें होती थी, उन पर सत्ता, यानी कि कोई भी कर कितना लगाया जाए, वहां की सत्ता व्यवस्था कैसी चलेगी, कैसे समाज को चलाया जाए, तो उस पर कुलीन का और जो चर्च के जो लोग थे, जो लोग पादरी कुल के लोग थे, वो लोगों का शासन था, और वो लोग उसका पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने का काम करता था। और तीसरी जो सबसे बड़ी जो परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, वहां का राजा वो कैसा था, वो निरंकुश राजा था, वो अपने मन का करने वाला राजा था। तो ये सारे घटनाओं के कारण पहला समाज के 3 स्टेटों में बंटना, एक बराबरी का समाज ना होना, सत्ता का संपत्तिवान या धनवान व्यक्तियों के पास संकेंद्रित होना, और साथ में निरंकुश राज व्यवस्था के चलते फ्रांस में क्या हुआ, क्रांति हुआ, और फ्रांस के समाज में परिवर्तन की उमड़ आई, और वहां पे एक तूफान, एक लहर उठा जो पूरे फ्रांस के समाज में परिवर्तन का काम किया।
बात क्लियर है? तो वही जो सारी चीजें देखने को मिली कि समाज में ठीक से बंटवारा नहीं है, समानता का भाव नहीं है, वहां पे जो भी सामाजिक सत्ता या आर्थिक सत्ता का बात किया जाए वो अमीरों के पास है और राजा तो है ही, ठीक है। तो इन सबों को देखते हुए जो समाज में, यूरोप के समाज में बदलाव हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो भी यूरोप, और मैंने क्या बोला कि जैसे ही कोई क्रांति होती है तो वो एक तूफान या एक सुनामी की भांति होती है, जो उठता एक जगह से है लेकिन वो अपने प्रकोप से क्या करता है कि जो आसपास का जो पूरा एरिया है उसको क्या कर लेता है, संभाल लेता है। तो ये क्रांति तो उठा फ्रांस में, ये क्रांति उठा फ्रांस में, लेकिन ये क्या किया कि अपने अगल बगल के क्षेत्रों, यूरोप हो या एशिया हो, और उसके साथ साथ जो अगल बगल की जो दुनिया की जो अलग अलग हिस्सा है वहां पे अपने व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर, अपने व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर तथा सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण होगा, तथा सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण होगा, इन बातों के लिए लोगों ने विचार किया, विमर्श किया और बदलावों के ऊपर क्या करने लगे, जोर देने लगे। और इन्हीं के आधार पे कि दुनिया में कैसे, किस तरह से लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, किस तरह से हम लोग समाज में जो आर्थिक नीतियां होगी या जो भी सामाजिक नीतियां होंगी उनमें किस तरह से बदलाव किया जाएगा। तो इनके बारे में लोगों ने सोचा और विचार करने का या बदलाव करने का उन लोगों ने निर्णय लिया। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि जो भी कुछ बदलाव हुए, चाहे फ्रांस में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे रूस में हो, तो कभी तो अचानक तो बदलाव नहीं होती है। अगर आपके घर में कुछ काम हो रहा हो तो उस काम को, या आपके क्लास में कुछ काम हो रहा हो, मान लिया जाए कि आपके टीचर बोलेंगे कि चलो क्लास को साफ करना होगा, तो उसमें से आपको 3 तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे। पहला वो बच्चा होगा जो आपके टीचर के बात पे सहमत होंगे कि नहीं चलो ठीक है जो सर बोल रहे हैं वो सही है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम उसके खिलाफ होंगे, सर आज नहीं कल करेंगे, बात करें। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो करना तो चाहेंगे लेकिन फिर बोलेंगे कि मेरा शर्ट गंदा हो जाएगा, बात क्लियर, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह के समाज में भी बहुत तरह के लोग होते हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो 11 का सोच समझने और विचार या खेलने का तरीका अलग अलग होता है। तो उसी तरह के समाज में भी बहुत सारे के लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो थे वो लोग परिवर्तन को चाहते थे, बहुत सारे लोग परिवर्तन को नहीं चाहते थे। तो ऐसे कुछ लोग थे जो परिवर्तन के मत को मानते थे या नहीं मानते थे, हम लोग उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग थे जो लोग परिवर्तन को मत देते थे या परिवर्तन को मानते थे, और कुछ लोग परिवर्तन के खिलाफ थे। तो लोग पहले देखेंगे कि ये जो आप आज भारत में भी जो बदलाव देख रहे हो कि भारत में भी स्वतंत्रता है, लोगों को अपने अधिकार का बोलने का हक है, आप देख सकते हो आराम से। तो राजा राम मोहन राय करके एक व्यक्ति का नाम था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और यह भी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक था। तो राजा राम मोहन राय, और एक व्यक्ति था जो हमारे यहां का नहीं था, इसका नाम था डेरिजियो। क्या था? डेरिजियो। तो राजा राम मोहन राय और डेरिजियो जो 2 महान व्यक्ति थे, जो महान सेनानी थे, उनका मानना था कि जो भी फ्रांस के समाज में बदलाव हुआ है वही बदलाव हर एक जगह होनी चाहिए। लोगों को अपनी आर्थिक और सामाजिक सत्ता का एक जगह संकेंद्रित नहीं करना चाहिए, साथ में निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और जो समाज में जो विभिन्नताएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये कौन मानता था? तो कौन मानता था? तो राजा राम मोहन राय और डेरिजियो मानता था। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग थे जो लोग कुछ मानना था कि ये जो बदलाव है ना वो बदलाव नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि हमारे इंडिया के जो राजा राम मोहन राय है और डेरिजियो, ये लोग बहुत बड़े लोग थे, तो उनका मानना था कि समाज में बदलाव हो। वो लोग का मानना था कि फ्रांस में बदलाव हो, यूरोप में बदलाव हो। लेकिन यूरोप के ही कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि यूरोप में बदलाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई क्या पक्षपात या किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बंटवारे के या बदलाव के पक्ष में था, कुछ लोग बंटवारे के पक्ष में नहीं था। तो हम लोग बात करेंगे कि जो लोग बदलाव के प्रति पक्ष में थे या बदलाव को मानते थे, तो पूरा जो समाज है, चाहे बदलाव हो या बदलाव ना हो या बदलाव होना चाहिए, तो इस बात पे जो मतभेद था, तो उस आधार पे जो पूरा समाज था वो टोटली 3 पक्ष में बटा था। कितने पक्ष में? 3 पक्ष में
तीन गुट में, तीन खेमों में या तीन समूह में बांटा था। मैंने क्या बोला कि पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप के समाज में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए जो पूरा यूरोप है वो तीन खेमों में, तीन समूहों में बटा हुआ था। वो तीन समूह क्या क्या था, तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो समूह में बटा हुआ तो था, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात देखेंगे कि किस तरह के लोगों की मनोव्यथा थी कि आखिर उसको बदलाव चाहिए या नहीं था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो बदलाव के लिए तैयार थे कि नहीं सर, क्लास में झाड़ू लगना चाहिए। कुछ ऐसे थे जो बोलते थे कि सर आज रहने दीजिए ना, हम लोग हो सकता है तो कल कर लेंगे। यानी कि वो बदलाव को कैसे चाहते थे, धीरे धीरे वो बदलाव करना चाहते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो लोग बदलाव नहीं चाहते थे, सर झाड़ू वाड़ू मत लगाइए, ये सब गंदा बात है। तो ऐसे भी कुछ लोग थे, यानी कि कुछ लोग बदलाव के लिए तैयार थे, कुछ लोग धीरे धीरे बदलाव करना चाहते थे, कुछ लोग बदलाव चाहते ही नहीं थे। इस तरह के बहुत सारे लोग थे। तो उसी आधार पे जो पूरा समाज है उनको रूढ़िवादी, क्या रूढ़िवादी, रेडिकल और साथ में उदारवादी में बांटा गया। मैंने क्या बोला कि सर बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके आधार पे पूरा जो समाज था वो तीन भागों में बटा था। पहला उदारवादी, दूसरा रेडिकल और तीसरा क्या था, रूढ़िवादी। क्या क्या फिर से बता देता हूं, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये तीन समाज बटी हुई थी। पूरा यूरोप का समाज जो है वो तीन भाग में बटा हुआ था कि बदलाव होना चाहिए या नहीं। हम लोग इन्हीं सारे बातों पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से रूढ़िवादी बदले या किस तरह से रेडिकल बदला, जो भी कुछ विचारधाराएं हैं उनके बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में अब हम लोग बात करते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, रेडिकल विचारधारा क्या है या उदारवादी विचारधारा क्या है। आपको आपका बोर्ड या आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि यूरोप का समाज कितने विचारधाराओं में बटा हुआ था। क्या क्वेश्चन आता है कि यूरोप का समाज कितने विचारधाराओं में बटा हुआ था, तब को क्या बताना है कि टोटल वो तीन विचारधाराओं में बटा था। पहला क्या था, उदारवादी, दूसरा रेडिकल और तीसरा क्या था, रूढ़िवादी। तो इन तीनों में से हर साल आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, रेडिकल विचारधारा क्या है या उदारवादी विचारधारा क्या है। इनके बारे में आपको हर एक साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप ये जो टॉपिक है उसको रट लेते हो तो पूरे तरह से आपको 5 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं, वो आपको मिलेगा ही। तो टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग अच्छे ढंग से। तो उससे पहले मैं फिर से बताऊं कि जो लोग चैनल पे नहीं है तो आपको क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो मैथ का क्लासेस आता है उसको भी आपको देखते रहना है। तो लोग चलिए वीडियो को आगे लेके जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं उदारवादी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पहले उदारवादी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए उदारवादी का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में समझिए। ये उदारवादी विचारधारा भी ऐसा विचारधारा था जो यूरोप के समाज में बदलाव चाहता था और बदलाव चाहने वाले समूहों में से या खेमों में से एक था, क्या था, उदारवादी। तो उदारवादी का पक्ष या विपक्ष हम लोग दोनों को साथ में देखेंगे कि ये चाहता क्या था या क्या था। तो देखिए उदारवादी ऐसा समाज को या ऐसा राष्ट्र को चाहता था, क्या मैंने बोला कि उदारवादी भी परिवर्तन के पक्ष में था, उन परिवर्तनों के पक्ष में था कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा या परिवर्तन कैसे होगा, हम लोग इस पे ही चर्चा करेंगे। तो उदारवादी भी चाहता था कि परिवर्तन हो और ये जो परिवर्तन का जो राष्ट्र चाहता था, इस राष्ट्र में या इस समाज में वो कुछ कुछ चीजों को चाहता था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए भाई। तो भाई क्या होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। तो उदारवादी चाहते थे, जो लोग उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो लोग चाहते थे कि जो भी समाज, आपने देखा था कि फ्रांस का जो समाज है वो 3 स्टेट में बता था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। और सभी स्टेटों की अपनी सामाजिक या मैं बोलूंगा कि अपनी पारंपरिक धर्म थी और वो उस धर्म को मानने में सबसे अग्रसर थी। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि पादरी वर्ग या जो भी लोग होते हैं वो लोग कैथोलिक और भी बहुत कुछ हम लोगों ने सेंट चर्च वगैरह का नाम सुना था लोग चैप्टर में, तो वो सब चीजों को मानते हैं। तो हम लोग, तो जो लोग उदारवादी लोग थे उनका मानना था कि जो हमारा राष्ट्र या जो समाज बनेगा उसमें आप कोई भी धर्म उठा लो, सारे धर्म क्या होना चाहिए कि वो बराबर सम्मान उनको मिलना चाहिए और जितना जितना जगह आप दूसरे के धर्म को दोगे उतने ही जगह आप अपने धर्म को दो। ये किसका मानना था, उदारवादियों का मानना था। जिसका मैं कारण का भी बात करूं, जैसे कि पता है कि पूरा यूरोप में 3 तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी लोग, यानी कि इंग्लैंड के लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आपको यहाँ पे स्पेनिश लोग भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ में आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लोग भी देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है कि जो भी इंग्लैंड के लोग हैं वो लोग
चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करते हैं, यानी कि जो लोग ब्रिटेन के लोग होते हैं वो लोग चर्च ऑफ इंग्लैंड धर्म को समर्थन देते हैं और उनको वो अग्रसर करते हैं और उन्हीं के आधार पे वो चलने का काम करते हैं। जो भी स्पेनिश लोग होते हैं या जो भी ऑस्ट्रियाई लोग होते हैं वो लोग कैथोलिक चर्च को या कैथोलिक धर्म को समर्थन करते हैं, यानी कि वो लोग बोलते हैं कि जैसे जो ब्रिटेन के लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि मेरा जो इंग्लैंड चर्च का जो धर्म है या जो हमारी मातृ परंपरा है वो सबसे आगे है। और उसी के विपरीत जो लोग ऑस्ट्रेलियन होते हैं या जो लोग स्पेनिश हैं उनका मानना है कि उनका जो कैथोलिक धर्म है वो सबसे आगे है। तो इस तरह की जो सामाजिक बदलाव है वो नहीं चाहते हैं उदारवादी कि जिस तरह से जो समाज पहले बटा हुआ था कि ब्रिटेन का एक अलग धर्म होगा या तो फिर ऑस्ट्रेलियन का और स्पेनिश का एक अलग धर्म होगा। तो उदारवादी जो समूह के लोग थे, जो यूरोपियन लोगों के जो उदारवादी समूह के लोग थे, उनका मानना था कि जो हमारे देश की जो पूरी जो धर्म व्यवस्था होगा वो एक जैसा होना चाहिए और सबको जितना आप अपने धर्म को आगे करते हो उतना ही मेरे को आगे करो। बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये जो जितने भी उदारवादी लोग थे ये लोग वंशानुगत शासन व्यवस्था के खिलाफ थे। इनका मानना था कि जो लोग हकदार होंगे उनको ही शासन व्यवस्था देना चाहिए। उनको ही क्या देना चाहिए? उनको ही शासन व्यवस्था देना था। ये किसका किनका मानना था? उदारवादियों के। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से लोग वंशानुगत शासन व्यवस्था के खिलाफ थे? तो आपको क्या बताना है? उदारवादी लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसका, देखो ये लोग साथ में ये भी चाहते थे कि जो भी व्यक्तिगत अधिकार एक व्यक्ति को मिलेगा उसका कभी भी हनन नहीं होना चाहिए। अगर उसके व्यक्तिगत अधिकारों का कभी भी हनन होता है तो यानी कि वो उसके लिए खराब होता है। यानी कि आपको जो भी स्वतंत्रता का, आजादी का, समानता का, आपको बोलने का जो भी अधिकार मिला है वो आपके ही पास होना चाहिए और आप उसका उपयोग करो। ये किनका मानना था? तो ये उदारवादियों लोगों का मानना था। साथ में ये लोग चाहते थे कि जो भी हमारा सरकार या जो भी हमारा सत्ता या जो भी हमारा समाज बनेगा उस समाज में जो भी प्रतिनिधित्व करेंगे वो निर्वाचन सरकार के आधार पे करेंगे। यानी कि इनका मानना था कि वोट दो, हम लोग वोट के आधार पे या निर्वाचन करके हम लोग क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। साथ में इनका मानना था कि जो भी अफसर होते हैं, जो भी ऑफिसर होते हैं, वो लोग जो अपना मनमानी करते हैं, तो अफसर के प्रभाव मुक्त तथा हम लोग बोल सकते हैं कि एक शिक्षित समाज का ये लोग नींव चाहते थे उदारवादी लोग कि हमारा जो समाज वो कैसा बने कि यहाँ पे किसी तरह के अफसरों का कोई प्रभाव ना हो और साथ में जो हमारा समाज हो वो कैसा हो? एक शिक्षित समाज हो। ये कौन चाहता था? तो ये लोग उदारवादी लोग चाहते थे। साथ में ये लोग जो शासन व्यवस्था जो चाहता था कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इनका मानना था कि जो भी न्यायपालिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा उसी कानून के अनुसार अगर शासन का सरकार बनता है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। एक इनका मानना था उदारवादियों का। और साथ में अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना चाहता था, एक ही स्थान पर रखना चाहता था, साथ में वंशानुगत शासन व्यवस्था के खिलाफ था और वो व्यक्तिगत अधिकारों के हनन के भी खिलाफ था और ये चाहता था कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व पर आधारित एवं निर्वाचन सरकार बने। साथ में ये जो भी ऑफिसर ग्रेड के लोग होते हैं उनके शोषण पर या शिक्षा के पक्ष का समाज वो चाहते थे, न्यायपालिका के हिसाब से जो भी कानून व्यवस्था हो वो चाहते थे। तो क्या सर ये लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे क्या? अब आपके पास क्वेश्चन होगा ना, क्या सर ये लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे क्या? तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं चाहते थे। यानी कि ये जो सभी लोग हैं ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। इनका मानना था कि आजादी नहीं दो, राजा का ही शासन चलने दो, लेकिन उसमें ये जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें इंक्लूड करो। जैसे हम लोग डायरेक्टली शासित हम लोग देखे थे ना कि डायरेक्टली शासित फ्रांस व्यवस्था देखे थे हम लोग, उसमें देखा था कि किस तरह का शासन व्यवस्था था। तो ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका वाला जो हम लोग सिस्टम देखा था वही वाला चाहता था कौन? उदारवादी लोग। तो ये लोग लोकतंत्रवादी के पक्ष में नहीं थे तथा सभी, और ये भी चाहते थे कि सभी लोग वोट नहीं देंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पूरा जो समाज है वो
उसकी जो कानून व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने एक बड़ा चैप्टर लिया था ना, जो फ्रांस का क्रांति था, तो वो भी आप लोग टॉपिक देख लेना, ठीक है ना। मैं उसका लिंक आपको डिस्कशन में बॉक्स में मैं क्या करूंगा, डाल दूंगा। तो वो लोग लोकतंत्रवादी नहीं थे, साथ में सभी लोगों को वोट देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था, ये उदारवादी लोग हैं, उनका क्या मानना है कि केवल उन्हीं लोगों को वोट देना चाहिए जो लोग संपत्ति जिनके पास ज्यादा है, यानी कि संपत्तिधारियों के पक्ष में था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो उदारवादी का जो गुट है या खेमा है, जो समूह है, वो संपत्तिधारी का गुट था। यानी यहां पे सबसे बड़े बड़े लोग रहते थे। क्या रहते थे? सबसे बड़े बड़े लोग रहते थे। वो सारे लोग कहां पे विराजमान होते थे? तो वो लोग संपत्तिधारी के लोग में थे। यानी कि हम लोग इसको मध्यम वर्ग के लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वही लोग थे ना जब से जो सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसान थे, है ना। हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा रेडिकल के बारे में। हम लोगों ने भी बात किया उदारवादी के बारे में, क्योंकि मैंने क्या बोला, पूरा जो फ्रांस का जो या यूरोप का जो समाज है वो 3 विचारधाराओं में विभक्त था, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो उदारवादी विचारधारा हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं रेडिकल के बारे में। तो जो भी ऐसे लोग, जो भी रेडिकल विचारधारा के लोग थे, वो लोग बहुत ऐसे चीजें होती जो उदारवादियों के विचार को मानता था, और कुछ ऐसे ऐसे विचार थे जो उनका नहीं मानता था। तो वो कौन सा विचार है, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी लोग रेडिकल विचारधारा के थे, ये लोग सरकार के पक्ष में थे। यानी कि यहां पे जो भी सरकार बनाई जाएगी, वो सरकार कैसी होनी चाहिए? वो सरकार एकदम जो आबादी, यानी कि जो पूरी आबादी है, उस आबादी का जो बहुमत होगा, उसी बहुमत के आधार पे पूरा समाज या पूरा सरकार बनना चाहिए। ये किसका मानना था? ये रेडिकलों का मानना था। हम लोगों ने उदारवादियों का क्या देखा कि यहां पे लोकतंत्रवाद नहीं, केवल संपत्ति के पास, जिसके पास ज्यादा संपत्ति वही सरकार चला सकता है। लेकिन रेडिकलों का मानना क्या था कि ऐसा नहीं कि केवल संपत्ति जिसके पास है वही सरकार चलाएगा। पूरी जो आबादी है, वो आबादी जिसको चाहेगी उसी के समर्थन में क्या बनेगा? यहाँ पे सरकार बनेगा। साथ में ये जो रेडिकल लोग थे, ये संपत्तिधारियों के सबसे ज्यादा कट्टर विरोधियों में से एक थे कि किसी भी लोगों को, जिन लोगों के पास संपत्ति है, उनको कभी भी जिंदगी में विशेष अधिकार ना दिया जाए। इनके खिलाफ थे कौन? रेडिकल। साथ में ऐसा नहीं कि ये लोग बोलते थे कि, देखो, बोलने का मतलब है कि ये निजी संपत्ति के समर्थन में थे कि अगर आपका संपत्ति है तो आप उसका देख रेख करो, आपकी संपत्ति है आप उसको बचा के रखो। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके पास ज्यादा शक्ति है उसको, या फिर जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसको आप ज्यादा शक्ति दे दो। ये इसके ही खिलाफ था। कौन था? रेडिकल था। लेकिन साथ में अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा अगर विरोध किसका करता था, तो जो संपत्ति का जो संकेंद्रीकरण है, यानी कि जो संपत्ति जो बटा हुआ है उसको कोई छीन के एक आदमी ले ले, इसके सबसे बड़ा खिलाफ था। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि रेडिकल जो था वो राजाओं के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? राजाओं के, यानी कि वंशानुगत क्रम, यानी कि राजा के पास ज्यादा शासन होना या एक आदमी के पास ज्यादा पावर हो जाना, इसके खिलाफ था कौन? रेडिकल। तो रेडिकल के बारे में क्या देखें कि सरकार के पक्ष में था। ये ऐसा सरकार चाहता था जिसमें जो पूरी आबादी है, उस आबादी का जो बहुमत होगा वो उसी के पक्ष में था। साथ में हम लोगों ने देखा कि ये जो संपत्ति वाले लोग हैं, उनके विशेष अधिकारों के प्रति के थे, विरोधी थे, और साथ में निजी संपत्तियों के क्या थे? समर्थन थे। लेकिन ये सबसे बड़ा जो विरोध करते थे वो किसका करते थे? तो संपत्ति के संकेंद्रीकरण का क्या करते थे? वो विरोध करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि उदारवादी क्या है, सॉरी हम लोग क्या देखेंगे? रूढ़िवादी। क्या देखेंगे हम लोग? यहाँ पे देखेंगे रूढ़िवादी। क्या देखेंगे? रूढ़िवादी। हम लोगों ने क्या क्या देखा? उदारवादी, रेडिकल। अब क्या देखेंगे हम लोग? रूढ़िवादी विचारधारा का बात करें, रूढ़िवादी विचारधारा का बात करें तो हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर अभी हम लोगों ने देखा कि जो पूरा जो यूरोप के जो लोग हैं, उनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, या जो बदलाव के प्रति उनकी सोचने की शक्ति है, उनमें पूरा जो समाज वो 3 वर्गों में बटा था, एक उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो हम लोगों ने उदारवादी के बारे में देखा, रेडिकल के बारे में देखा। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में या रूढ़िवादी व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनकी क्या सोच थी, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जिस तरह से रेडिकल सरकार के पक्ष में था, बहुमत के पक्ष में था, जिस तरह से उदारवादी समाज में समानता का और धार्मिक सम्मान जगह का और साथ साथ में वंशानुगत शासन व्यवस्था के खिलाफ था, तो जो भी कुछ इसमें और इसमें जो भी कुछ अपने बदलाव देखा है, एक तो उदारवादी में और दूसरा रेडिकल में अपने बदलाव देखा था कि इसमें ये जो पूरे चीज आपको देखने को मिला, पहला समाज का जो 3 स्टेट में बंटना, उसको एक जगह करने का काम किया किसने? उदारवादी ने।
हम लोगों ने देखा कि आर्थिक सत्ता पर या सामाजिक जो पूरे जो शासन व्यवस्था है उस पे किसका अधिकार होगा, इसमें कुलीन था, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल था, पैसा वाला था। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि संपत्ति के संकेंद्रीकरण का विरोध करता था, हम लोगों ने रेडिकल को देखा। साथ में हम लोगों ने देखा कि दोनों ही निरंकुश राजा को या निरंकुश शासन व्यवस्था को लोग गलत मानता था, हम लोगों ने ये अभी तक देखा। अब हम लोग थोड़ा बहुत इस चैप्टर में एक चीज हम लोग देखेंगे, और वो क्या होगा कि रूढ़िवादी जो विचारधारा के लोग हैं ये पूरे से मैं बोल सकता हूँ अल्टर आदमी का लोग था। जैसे मैंने बोला ना कि आपके क्लास में 3 तरह के लोग होंगे, बच्चे होंगे। एक वो होगा जो बोलेगा नहीं सर ठीक है चलिए झाड़ू लगाते हैं, एक बोलेंगे आज सर कल लगाते हैं, एक ऐसा होगा जो लगाएगा ही नहीं, बोलेगा सर ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूढ़िवादी लोग थे ये लोग रेडिकल वादी लोगों का या फिर मैं बोल सकता हूं कि रेडिकल विचारधारा के जो लोग हैं या जो उदारवादी लोग हैं या फिर जो लोग रेडिकल विचारधारा के लोग यानी कि ये वाले जो सोचने वाले लोग हैं या उदारवादी विचारधारा के लोग, चाहे ये वाले सोचने के लोग हैं, जो लोग सोचते हैं उनके पूरी विरोधी थे। ये लोग कहते हैं पूरी विरोधी थे कि उनका मानना था कि नहीं यहाँ पे जो धार्मिक समानता है वो नहीं खत्म होनी चाहिए, यानी कि धार्मिक समानता को नहीं बनना चाहिए। ये लोग नहीं मानते थे कि बहुमत दल का पक्ष होना चाहिए, ये नहीं मानते थे कि क्या क्या होना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये लोग सबके ही खिलाफ थे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे रेडिकल का, तो ये तो रेडिकल जो था वो किसके खिलाफ था? पहला तो वो खिलाफ था किसके? ये लोग उदारवादी और जो रेडिकल विचारधारा के लोग थे वो दोनों के खिलाफ थे। अब साथ साथ में ये क्रांति के पहले अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखो बदलाव तो सबके मन में होता है। अगर उस बच्चे को भी डांट दिया जाए, किस बच्चे को जिसने बोला था कि सर नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सर उसको पीटेंगे ना। तो जब ये लोग देखे कि नहीं कि ऐसा कुछ घटना घटा कि नहीं जो सर बोले वो सही है, तो ये लोग क्रांति से पहले बदलाव के खिलाफ थे कि नहीं बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी घटी, जैसे ही यहाँ पे औद्योगिकीकरण का युग आया, लोगों ने देखा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उस स्थिति में ये लोग क्या किए कि धीरे धीरे या फिर मैं बोल सकता हूं 19वीं सदी तक आते आते ये लोग क्या हो गए कि ये लोग परिवर्तन को मानने लगे और ये लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो। ये लोग चाहते थे क्या? परिवर्तन हो। साथ में ये लोग अब ये लोगों का जो बदलाव करने का जो तरीका था वो कैसे था? ये लोग पहला बात बदलाव तो चाहता था, लेकिन बोलता था कि बदलाव हम लोग करेंगे, लेकिन सर धीरे धीरे हमारा बदलाव का जो प्रक्रिया कैसा होगा वो धीमा होगा। ये कौन मानता था? ये लोग रेडिकल जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते तो वो लोग मानते थे। ये लोगों का मानना था कि जो लोग उदारवादी विचारधारा के लोग और जो रेडिकल विचारधारा के लोग वो पूरी तरह से गलत है। इनका मानना था कि हम लोग बदलाव करेंगे, लेकिन बदलाव की गति कैसे होगी? धीरे धीरे होगी। इनका मानना था कि इतिहास का सम्मान करो और फिर जाके बदलाव लो। क्या मानना था इनका? कि इतिहास करो और फिर बदलाव लाओ। यानी कि मैं अगर रूढ़िवादी विचारधारा का अगर मैं एक उदाहरण बताऊं तो ये लोग ऐसे थे जैसे आप हमारे समाज में होता है ना कि जब यहाँ पे बुलेट ट्रेन लाया गया हमारे भारत में, तो लोगों ने बोला कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि पहले ट्रेन को ठीक कर लेता फिर बुलेट ट्रेन लाता। तो मैं बोलूंगा बाबू कि आज के 10 साल पहले यहाँ पे बैलगाड़ी थी, तो आपका बोलने का क्या मतलब है कि पहले बैलगाड़ियों को ठीक किया जाए फिर जाके आप ट्रेन लाओ? ऐसा व्यवस्था नहीं है ना। तो ये ऐसे तरह के लोग थे कि पहले बोलते थे कि पीछे के चीजों को ध्यान में रख के आप लोग बदलाव करो। तो ये कौन थे? रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। इस पे अब एक एडिशनल पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना रेडिकल में कि ये लोग जो थे कि तो जो लोग महिला, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि महिला मताधिकार के पक्ष में बहुत तरह की लड़ाई हो गई, तो जो भी रेडिकल विचारधारा के लोग थे ये लोग महिला मताधिकार के पक्ष में थे। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मेरा छूट गया था। मैंने क्या बोला कि रेडिकल विचारधारा के जो लोग हैं वो लोग महिला मताधिकार के पक्ष में थे। इनका मानना था कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हो। ठीक है, तो पूरी तरह से जो पूरा चैप्टर है उस चैप्टर का पहला पार्ट हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग देख ही रहे हो कि आपका भी वीडियो बन रहा है, साथ साथ में मैं मिला जुला के क्लासेस ले रहा हूं। थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है मेरे को पता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि देखो हर एक इंसान जन्म से ही चैंपियन होता है। उसके पास एक एबिलिटी, एक हुनर होता है कि वो क्या कर सकता है। जिस दिन वो ये जान ले कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं किस काम के लिए बना हूं, तो फिर वो चैंपियन बन सकता है। कभी भी आप वो ना करो कि किसी ने बोल दिया और आप उसके आधार पे अपना काम कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। आप अपने अंदर के हुनर को पहचानो और उस पर अमल करो और आगे निकलो। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपका क्लास
आपने देख लिया। अब मैं बात करता हूं कि क्लास आपको कैसा लगा। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है, उसमें बताइएगा जाके कि कमेंट कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। साथ में जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको आपके दोस्तों तक भी शेयर करना है। आई होप, देखो थोड़ा हिस्ट्री अटपटा होता है, मेरे को पता है, और लॉजिकली हिस्ट्री बहुत गंदा होता है, लेकिन मैं मानता हूं हिस्ट्री बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप अपने दादा परदाताओं के घटनाओं को देखते हो, ये तो और इंटरेस्टिंग वाली चीजें होती है। मैथ क्लासेस भी आ रही है, साइंस क्लासेस भी आ जाएगी, आपका भी मैथ क्लास बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जिस तरह मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं इस कोविड में, इस महामारी में, तो आपका भी इस पेंडेमिक में मेरा सपोर्ट करना बड़ा अनिवार्य है। और आप भी सपोर्ट करो ताकि मैं अपना जो चैनल है उसको अच्छे से ग्रोथ कर पाऊं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग सेफ से होंगे, हाथ मुंह नाक हमेशा धोते रहते होंगे, और ये जो कोविड का जो पूरा काल है इसका पालन करते होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।